ठीक है, तो पहले हम वो टर्म सुनते जाते हैं। पहले लिखो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन की कंडीशन की स्टडीज को करती है। ठीक है, तो लिख लो इसको शॉर्ट में, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics deal with the condition of motion and rest. Branch of physics deal with the condition of motion and rest. नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट, मैकेनिक्स की फर्दर 3 सब ब्रांचेस हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो है, इसमें हम ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो सिर्फ उसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें लिखो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसकी सेकेंड सब ब्रांच है काइनामेटिक्स। सेकेंड सब ब्रांच है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स वो कंडीशन है जब हम ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन को स्टडी करते हैं। तो लिखो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन, ब्रैकेट में लिखना विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब यहां रेस्ट वाली कंडीशन, यहां मोशन वाली कंडीशन, लेकिन कॉज नहीं, मतलब क्यों वो ऑब्जेक्ट मोशन पे आया, ये उसका रीजन हम नहीं देखेंगे। मतलब उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ वो सब हम स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वो मोशन में है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, कि क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। इसमें फोर्स की स्टडी नहीं होगी। थर्ड लिखो डायनामिक्स। डायनामिक्स, इसमें अगेन हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो मोशन में है, बट विथ कॉज, मतलब किस कारण से, मतलब उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ हम स्टडी करेंगे। तो मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कॉज, ये विदाउट है और ये विथ कॉज। ठीक है, तो डाइन, ये वर्ड याद होगा, डाइन किसका होता है यूनिट? ये फोर्स का सीजीएस यूनिट होती, ग्रीक वर्ड है डायनामिक्स एक्चुअली। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होता है तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन पे आता है। तो इनडायरेक्टली डायनामिक्स मतलब फोर्स अप्लाई करने के कारण जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी इसके अंदर आएगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, और जिसमें हम रेस्ट और मोशन की कंडीशन स्टडी करते हैं, और इसकी सब ब्रांचेस है। क्लियर? तो कई बार हम जो स्टार्टिंग के 2 और 3 चैप्टर्स है उसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ये क्लियर होना चाहिए। आगे लिखो, जो टर्म रेस्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखना रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ये कैसे डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड होगा उसके सराउंडिंग से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाएगा। तो लिख लो शॉर्ट में, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if the position of object is not changing with respect to its surrounding, then the object is in rest. Not changing with respect to surrounding, then the object is in rest.
ठीक है, ये WRT ये वर्ड कई जगह पे यूज करूंगा मैं, इसका मतलब समझ जाना विद रेस्पेक्ट टू है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन। पोजीशन, पोजीशन चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन पे है। यहां तक नोट कर लिया सबने? इसके बाद लिखना, एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। नो ऑब्जेक्ट is at absolute rest. No object is at absolute rest. No object is at absolute rest or in absolute motion. Or in absolute motion. लिख लिया सबने? अभी जो आपने, हाँ, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. No object is at absolute rest or in absolute motion. नोट किया सबने? इसका मतलब क्या है, रेस्ट और मोशन ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब रिलेटिव टू दैट सराउंडिंग वो रेस्ट पे होगा, या रिलेटिव टू दैट सराउंडिंग वो मोशन पे होगा, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब एक इसके लिए कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो उसका कारण है कि अगर मान लो यहां पर मैं अभी आपको रेस्ट पे दिख रहा हूं, लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर से देखोगे तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं भी रिवॉल्व कर रहा हूं, तो मैं किस में होऊंगा, मोशन पे होऊंगा। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट कोई भी चीज मोशन पे नहीं होती और कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं होती। क्लियर हो गया ये चीज? एक और एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, ट्रेन वाला एग्जांपल दे सकते हो। अगर दो को पैसेंजर एक ट्रेन पे बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे के वो रेस्ट पे अगर वो बैठे हुए हैं तो, लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वो क्या है, मोशन पे है। समझ में आ गया ये चीज? तो दुनिया में हर चीज मोशन पे है रिलेटिव टू अदर थिंग। ठीक है, अच्छा एक बार मैं ये इमेजिन कर रहा था, कभी तुम लोगों ने इमेजिन किया है कि नहीं, जैसे अर्थ जो है ये मान लो अगर यहाँ पर सन हो गया, ये थोड़ा टॉपिक से भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी मान लो ये सन हो गया और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ अपने एक्सेस पे भी रिवॉल्व करता है। अर्थ जब अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करता है तो उसका रिवॉल्यूशन ऐसा होता है, वो इसके तरफ चारों तरफ घूमता है, मतलब इस तरीके का रिवॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप इसको देखोगे शेप कैसा बनेगा, इलिप्टिकल तो उसका पाथ है, सर्कुलर बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली वो स्पाइरल टाइप का शेप बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पाइरल या फिर साइनोसॉइडल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आप उसको दूसरे डायरेक्शन से देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, साइनोसॉइडल दिखेगा। ठीक है, चलो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट आगे लिखो, टाइप्स ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशंस। तो टाइप्स ऑफ मोशन को ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहले तो उसके पाथ के बेसिस पे भी करते हैं और दूसरा उसके डायमेंशंस के बेसिस पे भी करते हैं। तो पहले पाथ जो फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे बताता हूं। तो फर्स्ट लिखना रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जैसे कि एक ट्रेन का मोशन, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। शॉर्ट में लिख लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन। सेकेंड है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मतलब अगर उसका पाथ कर्व के शेप में बन रहा है, सर्कुलर शेप में है या पैराबोलिक शेप में है पाथ, तो वो कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल लिख लो उसको, अलोंग अ कर्व, मोशन अलोंग अ कर्व। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार
कार इज मूविंग इन ए बेंड रोड, ये हो सकता है, किसी बेंड रोड में कार मूव कर रही है। थर्ड है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन का। हाँ, अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस जो रिवॉल्व करती है, या फैन की जो ब्लेड्स है वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। लिखो इसमें, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एग्जाम्पल के लिए ब्लेड्स ऑफ फैन, नेक्स्ट लिखो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका जो पाथ है वो सर्कल है के शेप में है तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लिख लो, इफ द ऑब्जेक्ट, if the path of the object, if the path of the object is circle, then the motion is called circular motion। जैसे कि मून का सन के अबाउट रिवॉल्व करना, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? पेंडुलम, सबसे बेस्ट एग्जांपल पेंडुलम, जो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन से दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। समझ में आया? तो लिखो बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इक्विलिब्रियम is called oscillatory motion, is called oscillatory motion। तो ये अलग अलग पाथ या नेचर ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मोशन का क्लासिफिकेशन है। दूसरे और कौन से तरीके से कर सकते हैं, कितने डायमेंशंस में वो क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, अगर कोई सिंगल लाइन पे मोशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आपका यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, अगर कोई दो डायमेंशन में मोशन हो रहा है, जैसे कि इस वॉल में कोई छिपकली मूव कर रही है तो उसमें दो डायमेंशन 2D मोशन हो रहा है, तो मोशन इन 2D हो जाएगा। जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो उसके 3 डायमेंशन चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मोशन इन 3D। क्लियर हो गया ये चीज? तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशंस, बेस्ड ऑन डायमेंशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशंस। तो फर्स्ट है 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन, इसका मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसको एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके से ले लेते हैं, मान लो ये हो गया सिर्फ एक एक्सिस है जो क्या है? एक्स एक्सिस। तो अगर कोई भी पोजीशन है, कोई भी पॉइंट है जिसकी पोजीशन P से Q में चेंज हो रही है या फिर P से R में चेंज हो रही है, मान लो पहले उसकी पोजीशन x0 थी, बाद में x1 आ गई, बाद में क्या आ गई? x2 आ गई, तो ये सारे पोजीशन चेंज क्या कौन से चेंज हो जाएंगे? 1D चेंज हो जाएगी या 1D मोशन हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? सेकेंड है 2D मोशन। 2D मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। जैसे कि वॉल है, वॉल में मोशन हो रहा है तो मोशन इन अ प्लेन हो गया। तो प्लेन में दो डायमेंशन होते हैं, दो एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रहा है, मान लो पहले उसकी पोजीशन ए थी तो उस समय उसका कोऑर्डिनेट क्या था? x1 y1।
बाद में उसकी पोजीशन बी हो गई, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। समझ में आ रही है ये चीज? तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स या दो डायमेंशंस चेंज होते हैं मोशन इन अ प्लेन में। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, मोशन इन 3D। 3D मतलब स्पेस, मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस में जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जिसमें तीन एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में 2D तक पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, 3D नहीं पढ़े रहते हो। ठीक है, तो 3D क्लास 11th के मैथ्स में आता है, लेकिन जो कंसेप्ट 2D में लगते थे वो सारे कंसेप्ट 3D में भी लगते हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा ना 2D का, क्या था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3D में भी वही रहेगा, बस यहां पर अगर कोई पॉइंट P पे है और दूसरा पॉइंट Q पे है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए हम x1 y1 z1 मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली Q के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज होंगे। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां भी वैसा ही होगा, क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो हालांकि 3D आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद ना हम तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिस्कस करेंगे जो कि मोशन से रिलेटेड है, जिसमें से पहला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है स्पीड और वेलोसिटी और तीसरा है एक्सेलरेशन। समझ में आ गई ये चीज? ये तीनों में हम सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप लोगों ने कई बार ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ये वर्ड सुना होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जिनको नहीं पता वो लिख लेना। ठीक है, हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो अब जब हम यहां पर स्टडी करेंगे तो मैं एक एग्जांपल से आपको सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं, उसके बाद उसका नोट पॉइंट बताऊंगा, वो समझना। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट P से Q जा रहा है, ठीक है, और P से Q के बीच का डिस्टेंस है 2, और P से R के बीच का डिस्टेंस है 3, मान लो 3 है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट P से Q गया, Q से R आया, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? P से Q गया और Q से R आया, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस ये पूरा 5 गया, मतलब कितना आ जाएगा, 7। ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस है, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो गई। तो कितनी चेंज हो गई, 3 यूनिट चेंज हुई है। लेकिन 3 यूनिट चेंज तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट के डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट के डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे, नेगेटिव साइन के साथ, और राइट के डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। समझ में आई ये चीज? जो हम नंबर लाइन में सिस्टम यूज करते हैं, सेंटर पे कौन सा नंबर आता है, 0। 5 यूनिट राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा, 5, और 5 यूनिट लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा, -5। बस यही रूल 1D में भी होता है, जब ये मोशन इन 1D आ जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए एक डायग्राम बना दो, अभी जो मैं बना रहा हूं।
अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। मान लेते हैं इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, वो ए से पहले सी पे जाता है और सी से फिर बाद में वो बी पे जाता है। तो ये जो उसने पाथ ट्रैवल किया, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस को ये भी लिख सकते हो आप, पाथ लेंथ लिख दो यहां पर, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। इसमें लिखना एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी between initial and final position, between initial and final position। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें ए से सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी और सी से बी की लेंथ। तो यहां पर डिस्टेंस जो होगा, लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर्स और इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर है नहीं। और क्या ये जीरो हो सकता है? तो आंसर है यस। तो इसमें लिखो इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। और ये कौन सी क्वांटिटी है? क्या इसमें डायरेक्शन मैटर करता है? तो आंसर है नहीं। तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से सी गया, सी से बी आया, तो हमें मतलब नहीं वो कौन सा पाथ ट्रैवल कर रहा है, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। समझ में आ गया ये चीज? तो लिखो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट path between initial and final position, shortest path between initial and final position। तो इस एग्जांपल से देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए बी, और ऊपर में ये एक सिंबल लगाएंगे जो एरो का सिंबल है, जिसको वेक्टर रीड करते हैं, वेक्टर ए बी बोलेंगे। ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस वेक्टर क्वांटिटी का इनिशियल पॉइंट या इस डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसकी भी सारी चीजें सेम होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेम होती है, बस यहां पर ये वाली वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। और सीजीएस और एसआई यूनिट दोनों सेम होती है। नोट कर लिया सबने? अब मैं यहां पर 3 एग्जांपल्स ले रहा हूं, उस एग्जांपल को एक बार समझना और बताना कौन सी सिचुएशन में ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और किसमें जीरो होगा। फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, यहां पर मान लेते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1 और ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई x2। जब उसकी पोजीशन x1 थी तब टाइम था t1, जब उसकी पोजीशन x2 थी तो टाइम था t2। अगर मान लो t2 ग्रेटर है t1 से, T2 ग्रेटर है T1 से, और पोजीशन आपको कहां पर दिख रही है? राइट साइड में दिख रही है। मतलब क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? X2 जो है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? X1 से। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर टाइम ग्रेटर, टाइम के चेंज होने से या इंक्रीज होने से पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ये चीज?
वही अगर बात करें, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है, यहां पर है, मतलब x1 पे है जब टाइम है t1, और बाद में वो x2 पे आ जाती है जब टाइम होता है t2, और यहां पर t2 ग्रेटर है t1 से, मतलब ये टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसकी पोजीशन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में, मतलब कि x2 जो है वो स्मॉलर है किससे, x1 से। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है टाइम t1 पे, फिर उसके बाद वो x2 पे गया टाइम t2 पे, और वापस से वो यहीं पर आ गया x1 पे ही आ गया, और जब टाइम क्या हो गया इसका, t3 हो गया, थर्ड टाइम पे। समझ में आ रही है ये चीज? तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहले इधर हुआ और वापस इधर पे आ गया। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो उस समय हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, ये तीनों स्ट्रक्चर? ठीक है, तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट के डायग्रामेटिकली अप्रोच। हो गया यहां तक? सार्थक कुछ डाउट? ओके। तो अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कशन किया। अब आप लोगों को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो हेडिंग डालो, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसमें सबसे पहले लिखो स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसको हम मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। पहली चीज तो स्पीड को जनरली हम यहां पर v से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को भी v से करेंगे, बट क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में, वेलोसिटी के में ऊपर हम यूजुअली एरो मार्क करेंगे ताकि वेक्टर क्वांटिटी ये बताने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल। अब जब यहां पर मतलब 1D मोशन होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, या तो पॉजिटिव में या फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अगर डायरेक्शन एक ही तरफ है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? और यहां पर अगर बात करें x1 पे पहले था और बाद पे कहां गया, x2 पे गया, तो x कोऑर्डिनेट का जो चेंज हो गया है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल x से डिनोट करेंगे। समझ में आया ये चीज, चेंज इन पोजीशन जो कि क्या हो गया, x के डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, डेल x डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। पहले t1 पे था, बाद में t2 पे गया, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, मतलब t2 माइनस t1, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल t से डिनोट करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ये है आपका स्पीड, लेकिन ये कौन सी स्पीड है, तो ये टोटल स्पीड है, कहां से कहां तक की, एवरेज स्पीड है कहां से कहां तक की, x1 से लेके x2 की। लेकिन यहां तक ट्रैवल करने में बीच में हो सकता है स्पीड कम हो रही होगी या फिर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ऐसा हो रहा होगा?
अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए आपने पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल किया, ए से बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, आपको ट्रैवल करने में टाइम लगा 20 सेकेंड्स का, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही इसमें? तो डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय टाइम 20, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? ये आपकी एवरेज स्पीड है, मतलब ए से बी तक की स्पीड है। लेकिन जब आप ये ट्रैवल कर रहे होगे तो हो सकता है बीच में स्पीड कम रही होगी, स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पर जाके बढ़ गई होगी 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर समय पे स्पीड बदल रही होगी, उस स्पीड को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए जो चेंज इन पोजीशन है वो बहुत शॉर्ट लेना पड़ेगा, बहुत कम इंस्टेंट का लेना पड़ेगा, जैसा हमारे स्पीडोमीटर में होता है गाड़ी के। तो उस शॉर्ट चेंज को लेने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि डेल टी जो है, मतलब टाइम का जो चेंज है वो टेंस टू जीरो है। ये जो एरो मैंने बनाया इसका मतलब क्या है? टेंस टू जीरो। चेंज इन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो इस सिचुएशन में ये जो डेल एक्स है इसको हम किससे डिनोट करेंगे? डीएक्स से। डीएक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल टी से। डेल टी का मतलब उसको रिप्लेस करेंगे डीटी से। डीटी मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन टाइम। समझ में आ गया? तो ये जो वेलोसिटी होगी ये डी एक्स बाय डी टी ऐसे डिनोट होगी। और अब हम इसको कौन सी वेलोसिटी, कौन सी स्पीड बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लो ये चीज। जब डेल टी टेंस टू जीरो है, मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम है, तो आपका वेलोसिटी स्पीड जो हो जाएगा dx बाय dt हो जाएगा। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे आप डिफाइन करोगे? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट t इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना? तो इसका जो आंसर आएगा या जो उसको वैल्यू जो होगी ना, वो किसके टर्म्स में रहेगी? t के टर्म्स में रहेगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो x किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो टी स्क्वायर प्लस 2t इस तरीके से चेंज हो रही है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। अगर मैं बोलूं इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। तो क्या आ जाएगा? ये dx बाय dt। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई उस ऑब्जेक्ट की। समझ में आई ये चीज? अब अगर आपको बोले 1 सेकेंड पे स्पीड क्या है, तो टी की जगह पे क्या डाल दो? 1। 2 सेकेंड पे क्या, तो टी की जगह पे क्या डाल दो? 2। समझ में आ गया ये चीज? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए आप जो पोजीशन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है? तो इस एग्जांपल को नोट करना है तो नोट कर सकते हो कि कैसे ये यूजफुल है। हो गया? अब कुछ चीजें जो स्पीड के बारे में नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर, तो लिख लो स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है क्या? क्या हो सकती है? सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी? सिर्फ पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? L1 T माइनस माइनस वन। L1 T माइनस वन इसका डायमेंशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? और क्या बच गया? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वो तो वेक्टर क्वांटिटी से क्लियर है। नेक्स्ट लिखना स्पीड के और अलग अलग फॉर्म, जैसे एक है यूनिफॉर्म स्पीड। लिखो यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर ये कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म स्पीड में लिख लो। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, if an object covers equal distance in equal time, then it is called in uniform speed. Non-uniform speed, non-uniform speed। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का एक एग्जांपल बताओ। क्लॉक, क्लॉक का जो रोटेशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो हम बाइक राइड करते हैं वो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देख लो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड, कई बार आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन में पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी में। नेक्स्ट लिखना वेलोसिटी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर इसको डिनोट कर रहे हो तो आप ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डेल वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ये वेलोसिटी हो गया। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ये क्या होगा बताना? ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बाकी सारे इसके टर्म्स इसके अपोजिट जो होंगे या जो सिमिलर होंगे देख लो। जैसे कि ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है। एसआई यूनिट सेम होगा, सीजीएस यूनिट सेम होगा, डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? यहां तक हो गया? नोट कर लिया सबने? हाँ, अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। जो यूनिफॉर्म स्पीड है, नोट कर लो, अगर कुछ बचा है तो नोट करने का। ये सब नोट कर लिया ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक टर्म है यहां पर, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तो भी वो क्या हो जाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। तो लिख लो वेरिएबल वेलोसिटी, आइदर स्पीड और डायरेक्शन, आइदर स्पीड और डायरेक्शन इज चेंजिंग, then it is called variable velocity, then it is called variable velocity। ठीक है, ओके। अब ये हटा दूं क्या मैं? हो गया तो ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1D मोशन पे है, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, और वो ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन एक ही है, तो उस सिचुएशन में उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर उसका मोशन राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में होता है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, इसके कई क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड के। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? अभी हमने डिस्कस किया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा अलग अलग कंडीशन में। तो इसमें फर्स्ट केस लिखना,
फर्स्ट केस लिखना, डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर अप करता है डिफरेंट स्पीड से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। तो यहां पर हम पहले डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं वो S1, S2, S3 इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है, S1 डिस्टेंस उसने V1 की स्पीड से कवर किया, S2 डिस्टेंस उसने V2 और S3 डिस्टेंस उसने V3 की स्पीड से कवर अप किया। मतलब हमने अज्यूम किया कि इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, इस तरीके से ट्रैवल किया। आप लोग क्लास 10th में जब मैथ्स में पढ़ते थे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता था कि अगर कोई ट्रेन है वो इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर कर रही है, रिमेनिंग डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर कर रही है, एवरेज स्पीड क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये यहां पर कैसे अप्लाई होगा, देखो यहां एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड को मैं यहां डिनोट करता हूं वी एवरेज से। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन, सारे डिस्टेंसेस का सम मान लेते हैं, n डिस्टेंसेस n पार्ट्स में है, डिवाइडेड बाय तो क्या था फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था। तो यहां पर टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम को हम T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में T1 टाइम लगा, ये डिस्टेंस को T2, ये डिस्टेंस को T3। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड मतलब यहां पर देखो नोटेशन हमने थोड़ा अलग यूज किया, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर हमने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है, S से, और स्पीड को किससे डिनोट किया है, V से। तो यहां पर जो T1 वाला जो टाइम है, T1 वाला जो टाइम है, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, S1 बाय V1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। T2 की जगह पे क्या आ जाएगा, S2 बाय V2। T3 की जगह पे क्या आ जाएगा, S3 बाय V3 एंड सो ऑन। और न्यूमरेटर में क्या आ गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये आया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। यहां तक हो गया सबका। अब इसमें हम कुछ केसेस लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो टोटल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ये दो पार्ट में कवर अप कर रहा है। जैसे मैं बता रहा था ना, वो ट्रेन आधे डिस्टेंस इतना स्पीड से कवर की, आधा डिस्टेंस इतना स्पीड से। तो मान लेते हैं जो आधा डिस्टेंस S1 था और बाकी बचा आधा डिस्टेंस S2 था, तो दोनों डिस्टेंसेस क्या थे, बराबर थे। तो S1 और S2 दोनों को इक्वल लेके मान लेता हूं वो क्या हो गया, S हो गया। क्या ये क्लियर हो गया। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, तो अब उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास S2 S3 S4 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, S1 और S2 आएगा, और दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, S की। तो S प्लस S डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, S बाय V1 प्लस S बाय V2। मतलब मैंने क्या लिया है कि वो जो टोटल डिस्टेंस है उसको दो इक्वल पार्ट्स में ट्रैवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से। ये वाला डिस्टेंस V1 वाली स्पीड से, ये वाला डिस्टेंस V2 वाली स्पीड से। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो V एवरेज क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर S प्लस S कितना हो जाएगा, 2S। डिनोमिनेटर में से S कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/V1 प्लस 1/V2। क्या यहां तक समझ में आ गया। ये S और ये वाला S कट जाएगा, तो V एवरेज क्या हो जाएगा, अब देख के बताओ, 2/1/V1 प्लस 1/V2, ऐसा ही होगा। अब इसको एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करोगे तो V एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 ये आ जाएगा V1 V2 और इधर पे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो V एवरेज की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
इक्वल डिस्टेंसेस कवर अप कर रहा है विथ डिफरेंट स्पीड। तो दो अगर इक्वल डिस्टेंसेस है तो ये फॉर्मूला होगा। तीन होगा तो क्या हो जाएगा? तीन मतलब समझ रहे हो ना केस? मान लो उसका टोटल डिस्टेंस जो भी हो उसका 1/3 वो कवर कर रहा है v1 वाली वेलोसिटी से, बाकी जो बाकी बचा 1/3 है वो किससे कवर अप कर रहा है? v2 वाली वेलोसिटी से। बाकी 1/3 किससे कवर अप कर रहा है? v3 वाली वेलोसिटी से। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? तो यहां पर s प्लस एस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? s बाय v1 प्लस s बाय v2 प्लस s बाय v3। सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा फॉर्मूला? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v1 प्लस जो भी होगा लिखो उसको। चलो क्या आएगा? v एवरेज नहीं आएगा समझ में शशांक? देख यहां पर अगर तीन इक्वल पार्ट्स का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है तो यहां पर देख न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? वो टोटल डिस्टेंस मतलब s प्लस एस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये s बाय v1, जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा? s बाय v1, पहले वाले डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला टाइम हो गया s बाय v1। दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा? s बाय v2। तीसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा? s बाय v3। तो s बाय v1 प्लस s बाय v2 प्लस s बाय क्या हो जाएगा? ये v3। क्या ये समझ में आया? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 3s हो जाएगा, डिनोमिनेटर से s को कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा? ये 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ऐसा ही होगा। ये s और ये s कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये 3/3 यहां पर अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? यहां डिनोमिनेटर v1 v2 v3 ऐसा ही होगा। फर्स्ट वाला टर्म यहां पर क्या बन जाएगा? v2 v3 प्लस ये क्या हो जाएगा? v1 v3 प्लस क्या हो जाएगा? v1 v2 और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस को तीन इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे विथ डिफरेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ये चीज, ये फॉर्मूला? ओके, यहां तक हो गया सबका? अब मैं कुछ चीज आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है? आप लोगों ने ये सीक्वेंस देखा है क्लास 10th में, किस क्या बोलते हैं इसको? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद आया? इसमें एक वर्ड आता है अर्थमेटिक मीन। कैसे निकलता है अर्थमेटिक मीन? a प्लस बी बाय टू एवरेज, सिंपल दो नंबर्स का एवरेज, ठीक है? अब देखो जब इसी का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 1/4 1/6 1/8। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एचपी। इसका नाम होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आई ये चीज? अब अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हम एवरेज निकाले, मीन निकाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे वो रेजिस्टेंस के लिए आप पढ़ते थे ना, पैरेलल में होता था, तो क्या होता था? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। बस ये उसी टाइप का फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर ये जो आपको v1 और v2 का जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो इसी टाइप का आता था पैरेलल में, याद है कि नहीं? 2r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। किसका हार्मोनिक मीन है ये? दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज का। तो नोट कर लेना, यहां पर लिख लेना, हियर द एवरेज वेलोसिटी इज हार्मोनिक मीन ऑफ, here the here the average speed, here the average speed is harmonic mean of individual speeds, harmonic mean of individual speeds। नोट कर लिया सबने? चलो, ये फर्स्ट कंडीशन थी जब डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड था। सेकेंड कंडीशन लिखो, सेकेंड कंडीशन लिखो, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पीड
इन डिफरेंट टाइम, इन डिफरेंट टाइम। तो यहां पर स्पीड को अज्यूम कर लो कि जो अलग अलग डिफरेंट स्पीड है वो v1, v2, v3 ये डिफरेंट स्पीड कवर अप कर रहा है, और जो टाइम लग रहा है उसको हम अज्यूम करते हैं t1, t2, t3 एंड सो ऑन। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, तो ये कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड इनटू टाइम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा? ये v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर हम ये अज्यूम करें कि वो इक्वल इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू t, ये अज्यूम कर ले। तो ये अज्यूम करेंगे तो अब आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? मतलब पहले 10 सेकेंड स्पीड थी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड उसकी स्पीड थी 12 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड, मतलब हर इक्वल इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए वो सेम स्पीड से डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में t1, t2, t3 ये सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी? t के इक्वल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? ये v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? t प्लस टी प्लस टी प्लस टी एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर ये n अलग अलग पोर्शंस में ट्रैवल कर रहा है तो यहां पर मैं t कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn, डिवाइडेड बाय यहां t प्लस टी प्लस टी प्लस टी कितने बार ऐड हो रहा है? ये n टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा? n इंटू टी, ये t और ये t कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी इसकी? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 सो ऑन अप टू vn, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन में समझना है कि वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर, वो जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो इक्वल टाइम के लिए अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है क्या? जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 10 सेकंड की पहले 10 सेकंड उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, अलग अलग 10-10 सेकंड के ड्यूरेशन की। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो लिख लो यहां पर, हियर द एवरेज स्पीड इज, हियर द एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन of individual speeds, of individual speeds। हो गया यहां तक सबका? चलो अब देखते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो काफी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है। अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, a car is moving along x axis as shown in figure, as shown in figure, it moves from O to P, it moves from O to P in 18 seconds, in 18 seconds, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds, and returns from P to Q in 6 seconds। लिख लिया? What are the average velocity, what are the average velocity and average speed of the car, and average speed of the car
एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, नोट किया। आगे लिखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है गोइंग फ्रॉम पी, गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। सेकेंड है फ्रॉम फ्रॉम ओ टू क्यू, फ्रॉम ओ टू क्यू। ये मार्किंग कर लेना, जो फिगर है ड्रॉ कर लेना। ओके, ड्रॉ कर लिया सबने फिगर। तो इधर पे समझना ये फिगर का मतलब क्या है। यहां पर जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये टाइम है, टाइम है मतलब ये सेकेंड्स में गिवन है। और जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये मीटर्स में, इसलिए यहां पर एम लिखा हुआ है, मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले 2 सेकेंड्स में वो कहां तक पहुंचा, 40 मीटर का डिस्टेंस। ऐसा करते हुए वो कहां तक गया, पी तक गया। ओ से लेके पी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, तो आंसर है 18 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो आंसर है 360 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के, ओ टू पी तक जा रहा है तो क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकालना है। समझ रहे हो ये चीज। तो याद करो मैंने बताया था जब डायरेक्शन एक ही है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। वो कितना होगा बताओ, वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया उसने 360, टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये 360 मीटर डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड्स, तो कितना आएगा फाइनल आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है और यही एवरेज वेलोसिटी भी है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों यही आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वो ओ से क्यू तक ट्रैवल कर रहा है, तो अब इस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये लगाओगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ओ से क्यू तक आने में। नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो ना। वो पहले ओ से कहां तक गया, पी तक गया, और पी से वो रिटर्न कहां पर आया, क्यू तक आया। समझ रहे हो ये चीज। वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पढ़ो, स्टेटमेंट। पहले वो ऑब्जेक्ट ओ से पी तक गया और पी से क्यू तक रिटर्न आया। अब टोटल डिस्टेंस उसका कितना हुआ, तो 360 यहां तक जाना और यहां से यहां तक आना, तो कितना हो रहा है 40 प्लस 40 प्लस 40, कितना आ रहा है ये 480। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल उसका कितना हो जाएगा 480 मीटर। क्या ये समझ में आया सभी को कैसे हुआ, सार्थक क्लियर। टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो 18 सेकेंड्स यहां जाने में पी तक,
और P से वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकेंड। तो 18 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा? 24। तो ये वाला टाइम कितना हो गया? 24 सेकेंड्स का टाइम हो गया। समझ में आई ये चीज? तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? अब एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से क्या रहा? इनिशियल उसका ये था, फाइनल उसका क्यू था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे हम? 240। तो यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लेंगे? टोटल टाइम उतना ही होगा, वो कितना है? 24। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो वो उसका पॉइंट क्यू जो है वो इस तरफ होता, क्यू इस तरफ होता, तो क्या फर्क पड़ जाता? तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। डिस्टेंस अभी भी क्या रहता? वो पॉजिटिव होता। समझ में आ रहा है ये चीज? हटा दो ये क्वेश्चन फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, a body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A and from B to A at 60 meter per second, at 60 meter per second, full stop. Calculate average speed and average velocity. Calculate average speed and average velocity. क्या मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखा दूं, सब सॉल्व करोगे क्या? चलो दो, ये एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। On a 60-kilometer track, on a 60-kilometer track, a train travels, a train travels first 30 kilometer, first 30 kilometer with a uniform speed of, with a uniform speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, full stop. How fast, how fast must the train travel? How fast the, how fast must the train travel the next 30 kilometer, the next 30 kilometer, so as to have an average speed, so as to have an average speed of 40 kilometer per hour, so as to have an average speed of 40 kilometer per hour for the entire trip. चलो ये दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो कैसे बनेगा। अभी तक जो आज की क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड है। तो सेकेंड पार्ट नहीं बनाएगा? भी नहीं लिखा है। ओके, फर्स्ट पार्ट किसी का बना क्या? फर्स्ट क्वेश्चन
तो एक बॉडी है जो ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और बी से ए 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो अभी हमने यहाँ स्पीड की कैलकुलेशन के लिए दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, याद होगा ये वाले। डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड था, और जब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा था, याद है, हार्मोनिक मीन वाला। तो अभी मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें डेटा क्या गिवन है, एक एक बॉडी है जो ए टू बी ट्रैवल कर रही है, ए टू बी ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो v1 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, 40 मीटर पर सेकेंड। और जब वो बी से ए ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या है, v2 की वैल्यू क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, उसकी एवरेज स्पीड निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है ना शायद क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ये वाला जो अभी हमने डिराइव किया था ना, ये वाला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, जब वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v1 v2, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर ये दो जीरो कट गए, फाइनली कितना आ रहा है, 48 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में बोला एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। क्या ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद वाला। ठीक है, करेक्ट है। दृष्टि इसमें कुछ डाउट है। ओके, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रैक है, ट्रैक की टोटल लेंथ आपको कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर की टोटल लेंथ गिवन है, जिसमें वो जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो ट्रेन किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, कितना गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, v1 की वैल्यू हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसकी नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड क्या होगी, v2 की वैल्यू क्या होगी। अगर उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, v एवरेज आपको गिवन है, टोटल ट्रिप का एवरेज स्पीड गिवन है, कितना गिवन है ये, 40 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड आ रहा है। तो v एवरेज का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो v एवरेज की जगह पे आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2, v1 की जगह पे आ जाएगा 30, v2 की जगह पे v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू रख देते, v1 की वैल्यू 30, तो ये आ जाएगा 30 प्लस v2। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 60 v2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस v2। यहां से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3v2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस v2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर पे आ जाएगा 60 प्लस 2v2
इज इक्वल्स टू 3v2। फाइनली ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। चेक करो, कंफर्म करो, आ गया क्या सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है उसका। नेक्स्ट है, अ बॉडी कवर्स वन थर्ड ऑफ इट्स जर्नी with a speed u next one third with a speed v and next one third with a speed w and next one third with a speed w. Find average velocity. क्या होगा फॉर्मूला, कौन सा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमने निकाला था ना, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 v3 v1। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर v1 की जगह पे u आ जाएगा, v2 की जगह पे v आ जाएगा और v3 की जगह पे क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। सेम, तीन इक्वल पार्ट के डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, a car travels along a straight line for the first half time with a speed of 50 km per hour and next half time with a speed of 60 km per hour find its average speed कैलकुलेट करो, चलो। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? क्यों? ये फॉर्मूला कब लगता है? जब ये इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, ये हमने लिया था ना, T1 T2 T3 इक्वल टाइम, अलग अलग स्पीड ट्रैवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो कैसे निकलता है उसका एवरेज स्पीड? ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स, जितने टाइम स्लॉट्स है, तो यहाँ पर 2 टाइम स्लॉट्स है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज होगा, 50 + 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर आ जाएगा 55। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। आपको क्या गिवन है, आपको अलग, अगर ये गिवन है कि हाफ डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से है, तो एवरेज स्पीड के लिए कौन सा लगेगा, हार्मोनिक मीन वाला। अगर हाफ टाइम पे अलग अलग स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, अर्थमेटिक मीन वाला। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। A train moves with a speed of 30 km per hour. A train moves
with a speed of 30 kilometer per hour in first 15 minutes. In first 15 minutes. With another speed of 40 kilometer per hour. With another speed of 40 kilometer per hour. In the next 15 minutes. In the next 15 minutes. And then with a speed of 60 kilometer per hour. And then with a speed of 60 kilometer per hour. In the last 30 minutes. In the last 30 minutes. Calculate average speed of the train for the journey. Calculate the average speed of the train for the journey. किसी का आया? बताओ। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। देखो, दोनों तरीकों से सही आंसर आएगा। पहला तरीका क्या है, आप टोटल डिस्टेंस निकालो। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस मिल गया, फिर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपको गिवन है। समझ में आ रहा है ये चीज? एक तरीका ये। दूसरा तरीका, इजियर तरीका, जो आपका कम टाइम में सॉल्व करेगा, वो कौन सा तरीका है? तो अभी हमने देखा ना, अगर इक्वल टाइम स्लॉट्स पे अलग अलग स्पीड है तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? दोनों का अर्थमेटिक मीन, दोनों का एवरेज। तो पहले 15 मिनट में स्पीड ये है, बाद के 15 मिनट में स्पीड ये है। तो यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? पहले 30 मिनट की एवरेज स्पीड क्या होगी? इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, जो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इक्वल टाइम स्लॉट्स पे अलग अलग स्पीड है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल स्पीड्स का अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल स्पीड्स का एवरेज। सिंपल सी बात। तो कितना आ जाएगा ये? 35 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब ये जो एवरेज स्पीड हमें मिली है, ये टोटल कितने ड्यूरेशन के लिए है? पहले 30 मिनट के लिए, और बाकी बचे 30 मिनट की इसकी एवरेज स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अब क्या करो, पहले 30 और बाद की 30 की अलग अलग स्पीड है यहाँ। तो टोटल स्पीड निकालने के लिए, टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? अगेन इन दोनों का क्या ले लोगे? एवरेज ले लोगे। तो क्या आ जाएगा? 35 प्लस 60 v1 प्लस v2 बाय 2, मतलब ये आ जाएगा 35 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 95 बाय 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 47.5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो अगर ये टाइम स्लॉट्स ऐसे न दिए रहते तो फिर आपको क्या करना पड़ता? टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन यहां पर टाइम स्लॉट्स ऐसे गिवन है कि आप एवरेज करके डायरेक्टली निकाल सकते। हाँ, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो या तो, है ना? समझ गए ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। A car covers a car covers
first half of the distance, between places at a speed of 40 km per hour. At a speed of 40 km per hour. And second half at a speed of 60 km per hour. At a speed of 60 km per hour. What is the average speed? What is the average speed? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस है. नोट कर लिया? आगे कितना आ रहा है? 48 मीटर पर सेकेंड. ओके, किलोमीटर पर आवर वाला था क्या? हाँ. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. The position of a particle is changing with respect to time. And it is given by x of t is equals to 6t square minus 3t plus 1. नोट कर लिया सबने? Find its instantaneous velocity. इसको ना थोड़ा सा एक नंबर चेंज कर दो. ये जो 3 लिखा है ना, इसको ना एक काम करो, इसको 60t लिख दो. ठीक है? फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है? एक्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन या पार्टिकल की पोजीशन, और टी मतलब उस टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. क्या ये क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाता है कि इनिशियली उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन मतलब जब टाइम टी की वैल्यू क्या थी? 0. तो टी की जगह 0 डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1. उसकी 1 सेकेंड बाद की पोजीशन क्या है? तो टाइम टी की जगह पे क्या डाल दोगे? 1. 2 सेकेंड बाद की पोजीशन क्या है? तो टी की जगह पे क्या डाल दोगे? 2. समझ में आ रहा है पोजीशन कैसे निकाल रहे हैं हम? ठीक है, लेकिन आपको पोजीशन नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v कैसे निकालते हैं? dx बाय dt. तो यहां पर जो आपको x गिवन है या x ऑफ t, दोनों का मतलब सेम होता है. तो x को आप डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के. तो यहां पर dx बाय dt आएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? d बाय dt, और एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? 6t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 1. क्या ये समझ में आ गया सभी को? क्या आएगा बताओ फिर? 12t माइनस 60, और ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v. क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ये इसी क्वेश्चन में आगे और भी कुछ चीजें दे रहा हूं, ठीक है, नोट करना. यहां तक हो गया ना सबका? आगे है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी
फाइंड वेलोसिटी एट t is equals to 5 seconds. Find velocity at t is equals to 5 seconds. तो वेलोसिटी एट t is equal to 5 सेकेंड कितना आ रहा है? 0. नेक्स्ट लिखो फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 4 seconds. वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, तो t की जगह पे 4 डाला होगा तो 12 4 48, मतलब कितना आया? -12 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एट 6 सेकेंड्स, तो कितना आ रहा है ये? 12 मीटर पर सेकेंड. क्या ये आया तीनों को? ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जब टाइम t जो है वो जीरो से कहां तक जा रहा है? 4 तक या 5 तक जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी. फिर उसके जैसे ही वो जीरो से पार, जैसे ही वो 5 सेकेंड का टाइम क्रॉस हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो टर्निंग पॉइंट है, जहां उसका जो पोजीशन है वो टर्न अराउंड हो रहा है, वो कौन से टाइम पे टर्न अराउंड हो रहा है? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी, मतलब टाइम क्या था इसका? 5 सेकेंड्स था. अब इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, समझो. ठीक है. जैसे अगर मान लो मैं वो पार्टिकल हूं, तो मेरा मोशन इस टाइप का हो रहा है, सामने की तरफ जा रहा हूं और फिर एक समय के बाद रुक जा रहा हूं, फिर वापस कहां जा रहा हूं? पीछे की तरफ जा रहा हूं. समझ में आ रहा है? तो इसका मोशन किस टाइप का हो रहा है? 0 से लेके 5 सेकेंड तक ये इसकी वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव. मतलब क्या जा रहा था ये? पीछे की तरफ. फिर जैसे ही 5 सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. फिर उसके बाद वो कहां पर जा रहा है? आगे की तरफ. समझ में आ रहा है ये चीज? तो t इज इक्वल टू 5 जो है उसको क्या बोलते हैं? टर्निंग टाइम बोलते हैं या टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं. इस टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है. क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है. बाकी और कैलकुलेशन इसका हम करेंगे जब हम एक्सेलरेशन भी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे. ठीक है. तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.